जिसके के कारण हमारे जो ओजोन लेयर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। और अभी एक नया इफेक्ट जो एल नीनो इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो यंग लोग हैं वो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं उस चीज़ में, या फिर वो लोग फॉर नेम सेक कर रहे हैं ये चीज़, उस हिसाब का एक दर्जा नहीं दिया जिस हिसाब का दर्जा एक फ्रेंड को देना चाहिए? तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। जी, फेक फ्रेंड्स तो बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट शूट किया हम लोग चिराग के साथ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आशा है आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आप लोग वीडियो देखिए। द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। Here we go. तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास दोस्त जिनका नाम है चिराग प्रसाद छेत्री। तो उनका स्वागत करते हैं हम ढेर सारी तालियों के साथ। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि ये एक सिलीगुड़ी हीरोज़ नाम का एपिसोड का पॉडकास्ट है। ये सेकेंड एपिसोड चल रहा है उसका। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चिराग, अपने बारे में हमको बताइए। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके इस यूट्यूब चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा पूरा नाम है चिराग प्रसाद छेत्री। मैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़ का निवासी हूँ। मैंने अपनी जितने भी एजुकेशन स्कूलिंग लाइफ मैंने डॉन बॉस्को स्कूल सिलीगुड़ी से की, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में आपके सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी से किया। और अभी मैं करंटली एमकॉम कर रहा हूँ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से। एंड मीनवाइल मैं एक एनजीओ सेव अर्थ फॉर लाइफ, जो कि सिलीगुड़ी बेस्ड एनजीओ है, वहाँ भी मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। जी, तो आप हमें अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बेसिकली ये पॉडकास्ट उसी के बारे में होगा। तो एनजीओ के बारे में थोड़ा आप बताइए कि उसका मेन मोटिव क्या है वगैरह। बेसिकली मैं एक सिलीगुड़ी बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है सेव अर्थ फॉर लाइफ, आप लोग ने भी सुना होगा, उस पर काम मैं एज अ एग्जीक्यूटिव वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। ये एनजीओ 2019 में शुरू हुआ था, 2019 में। दैट टाइम दिस एनजीओ वाज जस्ट स्टार्टेड एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, क्योंकि मेंबर्स हमारे पास बहुत कम थे, तो उन्होंने जस्ट एज अ हॉबी और एज अ एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट किया था। बट जैसे मेंबर्स जुड़ते गए, हमारे सिलीगुड़ी से भी मेंबर है और बाहर से भी मेंबर है, हमारे करंटली 100+ मेंबर हो चुके हैं। और जैसे मेंबर जुड़ते गए, हम लोग ने ये एनजीओ को रजिस्टर्ड किया और इसे एक प्रॉपर एनजीओ के रूप में हम लोग इसे अभी फंक्शन कर रहे हैं। जी, और आपका एनजीओ के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, आप उसके बारे में हमको थोड़ा बताना चाहेंगे? अचीवमेंट्स इन द सेंस, हमारा एनजीओ एक एनवायरनमेंट बेस्ड एनजीओ है, जहां हम लोग वेरियस क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो गया सिलीगुड़ी में हम कंडक्ट करते हैं। और हमारा मेन मोटिव है कि जितने भी प्लास्टिक्स के सामान सब जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग रिड्यूस करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड होने में ऑलमोस्ट 300 to 300+ ईयर्स लगते हैं। और ये प्लास्टिक ना के बराबर डिग्रेड होता है, ना कि ये हम लोग डिकम्पोज भी नहीं कर पाते, और इसे हम लोग रीयूज़ करेंगे फिर भी ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो गया, अवेयरनेस कैंपेन हो गया, जैसे एनवायरनमेंट था जून 5 को, जहां हम लोग ने एक मैसिव रैली कंडक्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद वेरियस स्कूल्स, वेरियस एनजीओस। ये वेनस मोड़ से आपका बागाजुद्दीन पार्क तक हुआ था, जहां हम लोग ने डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट पीपल को अवेयर किया कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ मतलब ये सबके लिए कॉमन है। हम लोग बस इस जगह के नागरिक नहीं, हम लोग पूरे इस प्लानट के नागरिक हैं। सो हमें नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जनरेशन, अगर अभी से हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आने वाले जनरेशन्स को काफ़ी नुकसानी होगी। एंड नॉट ओनली रैलीज एंड क्लीनलीनेस ड्राइव, वी ऑल्सो मेक इको ब्रिक्स। जो प्लास्टिक हम लोग बच जाते हैं उसे हम लोग रीयूज़ करके एक इको ब्रिक बनाते हैं, जिस इको ब्रिक से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर, जो हो गया सीटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, चेयर्स हो गया, ये सब हम लोग बनाते हैं। तो आपने जैसे बोला कि 100+ मेंबर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी में। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया या कोई एज लिमिट है कि इस एज से इस एज के बीच में ही लोग आ सकते हैं, या फिर किसी भी एज के लोग उस चीज़ में शामिल हो सकते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज इज़ नॉट द बाउंड टू ज्वाइन द एनजीओ। बट आपको एक एनवायरनमेंट एंथुजियास्ट होना पड़ेगा एनजीओ ज्वाइन करने के लिए, एंड यू शुड बी सेल्फलेस। अब एनजीओ ऐसा है कि मतलब एनजीओ का नाम से हम लोग को पता लगता है कि ये मतलब एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सेल्फ मोटिव नहीं रखना है। सो यू शुड बी सेल्फलेस। एज लिमिट कोई नहीं है, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा आप ज्वाइन करने से पहले, वो फिलअप करना होगा। क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा, अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन
आई एग्री टू दिस क्राइटेरिया, तब आपको एनजीओ में रियल दिया जाएगा और आपको एक नॉमिनल छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आपको देना पड़ता है ज्वाइन करने से पहले। और ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, जब वो फॉर्म दिया जाएगा आपको, उस पर सारा चीज़ डिटेल्स मेंशन किया रहता है। लाइक कोई भी ड्राइव अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग क्या काइंड ऑफ सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? जी, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कोई भी आप ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे या ये रहेगा ये कुछ करेंगे। और बेसिकली ये ड्राइव आपको हम लोग एवरी वीक ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं, एवरी संडे हो गया, एवरी ये हो गया। तो मेंबर्स के लिए ये कंपलसरी है, जो मेंबर्स हैं यहाँ सिलीगुड़ी में प्रेजेंट है उनके लिए कंपलसरी है, और जो अगर नॉन मेंबर्स भी है वो भी इन ड्राइव सब में पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, कोई लाइक कोई फीस वगैरह तो नहीं है इसके लिए? नहीं बिल्कुल फीस वगैरह अच्छा, नहीं है, बट क्योंकि एवरी मंथ। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिविजुअल्स यही सोचते हैं कि शायद कोई फीस वगैरह इससे रिलेटेड होगा तो हम इससे थोड़ा दूर ही रहें, बट आई थिंक सो इट्स फॉर अ गुड कॉज। हाँ। तो लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ऐसे भी फ्री है और इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा है, हम्म। इसलिए। जी बिल्कुल। तो इस ड्राइव में अभी तक आप लोग क्या क्या अचीव कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस ड्राइव में बेसिकली हम लोग जब भी कोई क्लीननेस ड्राइव करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर जगह चूज़ करते हैं जहाँ बहुत सारा सिलीगुड़ी का कचरा हो, ये सब हो गया, फैलाया रहता है। तो हमेशा हम लोग ने ये पाया है कि एटलीस्ट 1000 टू 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक हम लोग ने वो जगह से हटाया और प्रॉपर डंपिंग एरिया में जाके हम लोग ने डंप किया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो एक और मैसेज मैं यहाँ इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने सिलीगुड़ी वासियों को देना चाहूँगा कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। अपने जो म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो डस्टबिन्स प्रोवाइड की गई हैं, एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन रहता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेट करके उस डस्टबिन में रखें, ताकि जिस जो आदमी उसे उठाने आता है उनको जब देंगे तो उन्हें भी काम आसानी हो और वो प्रॉपर जगह में जाके डंप कर पाए, ताकि कचरा इधर उधर ना हो। और जो म्यूनसिपैलिटी है वो भी अपने काम कर ही रही है, तो उन्हें भी कुछ सहायता मिले। और क्योंकि लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है, लाइक सिलीगुड़ी का बेसिकली ऐसा चीज़ को टारगेट कर रही है जिस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग ज़्यादातर, आई थिंक तो यंग लोग ही इसका पार्ट है, तो आपको क्या लगता है कि जो यंग लोग हैं वो लोग इतने ज़्यादा लाइक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं उस चीज़ में, या फिर वो लोग फॉर नेम सेक कर रहे हैं ये चीज़ को? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सारे यंग लोग हैं, आपने सही बताया। जी जी। तो ये सारे मेंबर बहुत एक्टिव हैं और किसी को हमने फोर्स नहीं किया हमारे एनजीओ ज्वाइन करने के लिए। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड है हमारे एनजीओ ज्वाइन करने के लिए और एनवायरनमेंट के प्रति कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई एक्टिव नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और आज तक जितने भी एवरी वीक हम लोग, जैसे मैंने बताया, एवरी वीक हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज तक हम लोग ये इस जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग ने बनाए उस पर हम लोग टिके हुए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और क्या आपका कनेक्शन गवर्नमेंट लोग के साथ में है या खाली आप स्कूल्स लाइक लोकल एरिया ही कर पा रहे हैं? जी, अभी तो हमारा कोई गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। हम लोग स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, इस सब के साथ हम लोग ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं। जैसे कि सलेशन कॉलेज है, वहाँ पे भी सोशल वर्किंग डिपार्टमेंट है, वो भी वहाँ हमारे पे साथ। एक लाइक वो है एनसीसी टाइप का ही एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जी, एनसीसी भी है, लेकिन वहाँ पे सॉरी एनएसएस है। एनएसएस है। जी एनएसएस जी। एनएसएस भी है और एक सोशल वर्किंग डिपार्टमेंट भी है। तो ये लोग हमारे साथ कोलैब करते हैं और हम लोग ने अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका प्रपोजल हम लोग रेडी कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा। जैसे ही वो प्रपोजल रेडी होता है तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ, जैसे ये म्यूनसिपलिटी है सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनके साथ टाई अप करके हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी में करने वाले हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। हैं। जी बिल्कुल। जी। तो आपको लाइक जब से आपने ये एस्टेब्लिश किया है, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग इसके थ्रू, जैसे आपके जो एक्टिविटी है उसके थ्रू, लोगों के जो एक्टिविटी है इस चीज़ को लेके, जो सफाई वगैरह को लेके, इससे हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था आप लोगों का, जो लाइक प्लान था उसको एग्जीक्यूट तो आप कर ही रहे थे, उसको बूस्ट अप करने में, बेसिकली मास मीडिया तक पहुंचाने में? आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, उसका क्या इम्पोर्टेंस था? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया ने हमारे इस एनजीओ को, जो अभी जहाँ तक हम लोग जितने भी आगे बढ़े हैं, बहुत हेल्प किया है। एज वी नो, सोशल मीडिया का रीच बहुत ज़्यादा है और ये सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बना है हमारे एनजीओ के लिए, जहाँ हम न ही सिलीगुड़ी के वासी बल्कि पूरे इंडिया के वासियों से हम लोग ने जुड़ पाए हैं। जैसे आप जानते होंगे, जो पीपल बाबा के नाम से हैं, वो एक बहुत ही बड़े एनवायरमेंटलिस्ट है। तो उनसे भी हम लोग ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से जुड़ने का हम लोग ने बहुत प्रयास किया और उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया अपने विभिन्न पोस्ट या विभिन्न शेयर वेयर करके।
हमें बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये सोशल मीडिया एक टूल ही नहीं बट एक ज़रिया हमारे लिए बना है, जहाँ हम अपने अपने वर्क जो भी वर्क करते हैं इसे हम लोग पोस्ट करते हैं, और ये पोस्ट के ज़रिए ही हम विभिन्न आदमी लोग से जुड़ पाए हैं, लाइक कनेक्ट हो पाते हैं कनेक्ट हो आप पाए, लोग। और मेंबर्स भी हमारे इस पोस्ट देख के हमसे जुड़ना चाहते हैं। और जैसे आप मैंने मेंशन किया, जैसे लाइक फेमस पर्सनालिटी आपसे अगर आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका मेंबर्स लोग भी बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेट हो जाएंगे वो मोटिवेटेड लोग। रहेंगे कि हाँ लाइक कुछ हो रहा है, समझ में आया, तो लाइक वो लोग को भी अच्छा लगेगा करने में और वो लोग भी जी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. तो क्योंकि बहुत बातें हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे, लाइक पूछना चाहेंगे आपसे, बोलना तो क्या चाहेंगे, फ्यूचर का क्या प्लान है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उस चीज़ को लेकर आपको। फ्यूचर गोल्स, जैसे हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा एक एनवायरनमेंट बेस्ड एनजीओ है, तो जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इसे हम लोग जितने हो सके हम लोग कम करना चाहते हैं, और आने वाले कल को, ताकि किसी को, हमारे कमिंग जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें हम वर्क करना चाहते हैं। और वी नो दैट आवर एनजीओस मोटो इज टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। तो हम जितने भी मेंबर्स हैं, 100 प्लस मेंबर जो मेंशन किया, यही नहीं बल्कि हमारे जितने भी सिलीगुड़ी के निवासी है या सिलीगुड़ी से पूरे बाहर के कोई पूरे हैं। प्लेनेट के निवासी है, सब लोग एकजुट होकर हमें इस मुहिम पर, इस कैंपेन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे अर्थ के लिए कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी ही नहीं, सिलीगुड़ी से बाहर के लोग भी अगर इस चीज़ को लेकर जागरूक हो जाएं तो एक साथ हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एक छोटा सा चीज़ हम लोग को करना है, ज़रूरी नहीं है कि कैंपेन में जुड़ना है, बट इस कैंपेन से आप लोग सीख ले सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वेस्ट को अलग अलग डस्टबिन्स में डालना, एक छोटा सा चेंज कितना ज़्यादा मैटर कर सकता है पूरे इन्वायरमेंट के लिए, तो वो चीज़ जो है उनके बारे में इन्होंने बताया है। चलो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें हो गई, अब टॉपिक को थोड़ा स्विच करते हैं। आप हमें अपने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि आपने, जैसे ऑडियंस को पता नहीं होगा कि हम लोग जो है सेम स्कूल से ही पढ़े लिखे हैं, लाइक डॉन बॉस्को से ही हम लोग पढ़े हैं तीनों के तीनों। तो आप स्कूल लाइफ के बारे में अपना थोड़ा बता सकते हैं। स्कूल लाइफ, मैंने अपना स्कूलिंग क्लास 1 से लेकर 12 तक डॉन बॉस्को से किया, और दोनों मेरे दोस्त रह चुके हैं डॉन बॉस्को में, और है भी अभी भी दोस्त। स्कूल लाइफ मेरा काफ़ी अमेजिंग रहा है, मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, अमेजिंग टीचर्स थे, और स्कूल, विनो सर, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव स्कूल में स्पोर्ट्स में रहता था, जी जी, और पता ही बाकी है हम लोग बोलने को। वाले इवेंट्स सब जो डिबेट हाँ। उबेट, इसमें मैं हमेशा पीछे रहता था थोड़ा, और पढ़ाई में भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आपको पता ही है डॉन बॉस्को स्टूडेंट्स कितने अव्वल रहते हैं, बट मैं वो अव्वल में से थोड़े हमेशा पीछे रहा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट आई वाज ऑलवेज एक्टिव। मैं फुटबॉल खेलता था और उसमें काफ़ी एक्टिव था, और हम लोग ने स्कूल में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले जहाँ वी हैड वॉन मेनी कप्स। तो स्कूल लाइफ वाज अमेजिंग। फुटबॉल से मुझे क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन जैसा पूछना ही पूछना है, लाइक आपका कौन है आइडल, मेसी या रोनाल्डो? हाँ, बेसिक ये क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी टफ है, लेकिन हाँ। आई वुड डेफिनेटली गो फॉर रोनाल्डो। क्यों अच्छा। क्यों आपको रोनाल्डो पसंद है? रोनाल्डो, देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है वाई रोनाल्डो, ऐसा कोई मतलब मेरा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि रोनाल्डो बेटर है या मेसी बेटर है, बट रोनाल्डो क्यों, बिकॉज अगर रोनाल्डो फुटबॉल भी छोड़ देना तो वो दूसरा कहीं फील्ड में भी एक्सेल कर सकता है। हाँ। जी। ही कैन बिकम अ मॉडल। वो अपना खुद का ब्रांड जो CR7 ब्रांड है उसमें भी आगे बढ़ सकता है। उसे मतलब एक जरिया, जैसे वो फुटबॉलर है वहीं स्टिक रहे होना ज़रूरी नहीं है, बट मेसी के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ, उसके बाद आप कॉलेज लाइफ में गए। कॉलेज आप आई थिंक सो सैल्यूशन से पढ़े हैं, तो सैल्यूशन कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको स्कूल लाइक ज़्यादा आपने मिस किया स्कूल को, या फिर आप कॉलेज लाइफ से बहुत खुश? कॉलेज लाइफ, देखिए, मेरा बस फर्स्ट सेमेस्टर कॉलेज में हुआ है, बाकी अच्छा। तो कोविड लॉकडाउन के चलते सारा ऑनलाइन हो चुका था। बट जितने भी मैंने दोस्त बनाए कॉलेज लाइफ में, दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ। स्कूल में मतलब थे, बहुत सारे दोस्त थे, बट दे वर लाइक स्कूल माइंडसेट वाले, बट कॉलेज में अच्छा। थोड़ा मैच्योर माइंडसेट जो करियर के लिए सोचते हैं, ये सब रहे। और मैं एनसीसी में भी था जहाँ मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, अच्छा, एनसीसी। एंड वी हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग। और अभी भी हम लोग सारे, ऐसा नहीं है कि स्कूल दोस्तों को मैंने भूल गया या वो टच में नहीं है, वी आर स्टिल इन टच। कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, सब लोग हम लोग टच में रहते हैं। और रिसेंटली लास्ट वीक ही हम लोग एक रीयूनियन किए थे जहाँ वी प्लेड अ फुटबॉल मैच टुगेदर। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने Nice. भूले एक दूसरे को, वी आर स्टिल इन टच विद एवरीवन। आपने एनसीसी के बारे में मेंशन किया, आप थोड़े बता सकते हो उसके बारे में? जी, मैंने कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग भी की है, जहाँ 3 साल का ट्रेनिंग होता है हमारा एनसीसी का, और ये 3 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें B और C सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी, एक मिनट,
कुछ बोलने से पहले मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा बीच में कि एनसीसी के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं व्यूअर्स को, क्योंकि काफ़ी लोगों को एनसीसी के बारे में कुछ पता नहीं है कि एनसीसी होता क्या है। जी, एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमारे जो कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद ये शुरू किया गया था। और यहाँ एनसीसी में क्या होता है कि हमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, और जितना भी एक क्वालिटी होना चाहिए सामान्य इंडिविजुअल के लिए, वो हमें इनकलकेट किया जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है एनसीसी पे। यहाँ हम लोग बेसिक ड्रिल करते हैं, वेपन ट्रेनिंग किया जाता है, फिर जो मिलिट्री में मैप सब यूज़ होते हैं, वो मैप कंपास हो गया, ये सब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। और फिजिकल फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और नहीं फिजिकल, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो पढ़ाई के जो पार्ट सब रहते हैं वो सब जी में भी जी हमें जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और एनसीसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब काफ़ी डायनामिक है। ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट यू शुड फुलफिल द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है जहाँ आपको फिजिकल क्राइटेरिया पास करना पड़ता है, और एक छोटा इंटरव्यू भी होता है। और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, हमारा ऐसा था। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप सर्टेन वैकेंसी रहती है सारे स्कूल कॉलेजेस के, वो वैकेंसी के अंदर आते हैं, तो आप एनसीसी में सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैं पहले बहुत ही शाई काइंड ऑफ पर्सन था। मैं कभी आगे नहीं आता था स्टेज में। तो एनसीसी में आने के बाद मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया। जब हमें सीनियर्स आगे खड़ा करके बोलने बोलते थे, तो आई रियलाइज दैट आई वॉज लिटल शाई काइंड ऑफ पर्सन। तो ये स्टेज फियर, ये शाइनेस एनसीसी से काफ़ी दूर हुआ है। और मैं सोशली जो कहते हैं तो उतना इंटरेक्टिव नहीं था। मैं लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं कर पाता था आदमी लोग से। जी जी बट एनसीसी में कैंप सब होते हैं जहाँ हमें डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट स्टेट्स के पर्सन से मिलने का या मौका मिलता है। तो ऐसे करके मेरा इंटरेक्शन होने लगा उन लोग से। और मतलब ऐसे करके मैं सोशली कम बोलता था, वो लोग साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में नहीं बोल उन पाता लोगों के था। ये साथ चीज़ खुल गया आप। खुल गया मैं। जी तो हम लोग एनसीसी को तो बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वही तो। आपके साथ आज पॉडकास्ट हो पाया। जी 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 बिल्कुल। जी जी। क्या लाइक आप अभी जिम एक्सरसाइज करते हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा कम ध्यान हो गया था, तो अभी मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है। लाइक बेसिकली आप एनसीसी से लाइक डिटैच हो गए थे क्योंकि कॉलेज आपका ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद आप अभी जिम जी ज्वाइन जी किया बिल्कुल, है। मैंने जिम भी ज्वाइन किया है। लाइक तो आपको क्या लगता है कि जिम एक नेसेसिटी है किसी भी टीनेज के लिए, या फिर वो एक ऑप्शन है? जिम नेसेसिटी तो मैं नहीं कहूँगा, आप घर में भी पुशअप पुलअप कर ही सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड फिजिक, अगर आपको अच्छा दिखना है, शर्ट वर्ट में अच्छा दिखना है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर जिम। बट यही नहीं है कि बस एक्सरसाइज एक माध्यम है, आपको डाइट पे भी ध्यान देना होगा। इट्स जस्ट 20% एक्सरसाइज एंड 80% डाइट। जी। तो आपका अच्छा, डाइट से याद आया, आपका बेसिक डेली रूटीन क्या होता है? क्योंकि व्यूअर्स को काफ़ी लाइक क्यूरियोसिटी होती है ये सब जानने की कि एक किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक रूटीन क्या होती है। आपने अपना टीनेज पार किया है, अब आपका बेसिक रूटीन क्या रहता है लाइफ का, कॉलेज वगैरह ख़त्म होने के बाद? जी बेसिक रूटीन मेरा यही है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर बाई 6:30 आई गो फॉर रनिंग और फुटबॉल। मैं खेलता हूँ, खेल कूद करता हूँ। तो ये 8 बजे मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद फिर फ्रेश होता हूँ। तो अगर घर में कुछ हेल्प वेल्प करना हो, मम्मी को ब्रेकफास्ट वेकफास्ट बनाओ, थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता हूँ, साफ़ सफाई वगैरह हो गया। गुड। देन 9 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट, फिर 9:15 से 11:30 11:45 तक मैं पढ़ाई करता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, जो पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद अगेन बाई 12 to 30 वी हैव आवर लंच। हम लोग जल्दी लंच कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जल्दी उठते भी है, तो वी हैव टू एडजस्ट दैट। हाँ। तो लंच हो जाता है, फिर देन बाई 1 आई वॉच वेब सीरीज और आई टेक अ नैप, शॉर्ट नैप ले लेता हूँ। फिर 3 साढ़े 3 बजे मैं उठता हूँ, फिर आई रिवाइज जो मैंने सुबह जो पढ़ा था वो रिवाइज करता हूँ। उसके बाद फिर आई गो फॉर जिम। 4:30 5 बजे मैं जिम चला जाता हूँ। 1.5 hour आई गिव टू जिम। देन फिर आई कम बैक, आई इंटरेक्ट विद माई, घर में भी इंटरेक्शन करना होता है, इंटरेक्ट विद माई पेरेंट्स, क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो रहा है, आई हाउ कैन आई हेल्प, ये सब अगर कुछ रहता है तो मैं हेल्प करता हूँ। घर के में पानी वानी लाना हो इवनिंग में तो वो सब कर देता हूँ। फिर एट नाइट वही नॉर्मल रूटीन रहता है, डिनर, स्टडीज़ वगैरह वही सब रहता है। जी। तो अच्छा, ये डेली रूटीन आपका तो काफ़ी पैक्ड लगता है, तो आप फ्रेंड्स वगैरह के लिए टाइम बना पाते हैं? जैसे आपने पहले बोला था कि हाँ, कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं वगैरह, बट अभी आप जितना टाइम दे पाते हैं अपने फ्रेंड्स को और पहले जितना टाइम दे पाते हैं, उसमें जो फ़र्क आया है आपका, तो वो आपको क्या लगता है कि वो एक पॉजिटिव चेंज लाया आपके लाइफ में या नेगेटिव चेंज लाया?
डेफिनेटली देखिए, पहले हमें जो टाइम मिलता था वो काफ़ी फ्री टाइम रहता था, बट अभी ऐसा एज में आ गए कि हमें नॉट ओनली फॉर फ्रेंड्स बट सबके लिए सोचना पड़ता है। तो वी मीट ऑन वीकेंड्स। वीकडेज में तो कम ही मुलाकात हो पाती है, कम ही इंटरेक्शन हो पाती है, बट वीकेंड्स में संडे हो गया, सैटरडे हो गया, इट्स कंपलसरी टू मीट। एक बार हम लोग मीट करते ही हैं, संडे को हो गया या सैटरडे को हो गया। तो थोड़ा सा टाइमिंग में फ़र्क आया है, जितना टाइम हम लोग पहले दे पाते थे जितना अभी दे रहे हैं, बट सबका करियर गोल्स रहता है, सबका अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क रहते हैं, कोई बिजनेस फील्ड में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एडजस्ट होना पड़ता है हमें अभी, एज टाइम पास हो रहे हैं, जैसे टाइम पास हो रहा है तो हमें ये सब चीज़ में भी एडजस्ट करना पड़ता है। बट बॉन्डिंग सेम है अभी भी, सारे हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। व्हेनेवर समवन इज इन नीड वी गो टू देयर हाउस एंड हेल्प देम। तो यही रहता है। अच्छा, मेरे को एक बात पूछना था, लाइक आपकी हॉबीज़ क्या है? लाइक हॉबीज़ मेरा बहुत कुछ है, बट दो प्राइम हॉबी है मेरा अभी, जैसे एक डायरी राइटिंग हो गया और एक डूइंग वर्कआउट। तो ये दो एक मेरा प्राइम हॉबी है अभी। अच्छा, डायरी में क्या लिखते हैं आप? हाँ। डायरी में बेसिकली मेरे दिन में जो हुआ है, कुछ स्पेशल इवेंट हो गया या कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो मैं भूल नहीं पाऊंगा, तो ये सब इवेंट मैं नोट करता हूँ अपने डायरी में। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं एवरीडे लिखूँ डायरी। लाइक आप फ्यूचर किसी को देना चाहते हो डायरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरी पर्सनल रहता है हमेशा। जो डायरी राइटिंग हम करते हैं वो पर्सनल रहता है ये डायरी। तो फ्यूचर में जाके अगर मैं कभी बुक लिखता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ अपने मोमेंट्स सब हो गए, ये सब मैं उस बुक पे मेंशन कर सकता हूँ। अब फ्यूचर में जब मैं बुक रिलीज़ करूँगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आप बुक भी रिलीज करने का एक एम जी बिल्कुल, एक मैंने सोच के रखा है, अगर लाइफ में ऐसा कुछ हैपनिंग होता है फ्यूचर में जाके, तो मैं डेफिनेटली एक बुक लिखूंगा और व्यूअर्स को मैं देना देना चाहूँगा। चाहूँ। तो काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। अच्छा, एक टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि हम लोग को जैसे पता है आप काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा है सोशल मीडिया कैसे चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। तो आपको क्या लगता है अभी जो सोशल मीडिया है वो पहले के सोशल मीडिया से कैसे डिफरेंट है, और जो लोग अपने आप को दिखाते हैं सोशल मीडिया में कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भले ही वो करे या नहीं करे उस चीज़ को लाइफ में, तो आपको क्या लगता है वो एक अच्छी बात है या फिर एक बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग बात है यूथ के लिए? देखिए, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। पहले बस हम लोग मैसेज भेज सकते थे या अपना फ़ोटो पोस्ट कर सकते थे, बट अभी बहुत कुछ होता है। आप रील्स देख सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और आप यही नहीं कि आप वहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक ज़रिया हो गया है सोशल मीडिया। बट ये ऐसा भी हो गया कि बहुत सारे आदमी से अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं और ये सोशल मीडिया से नहीं निकल पा रहे हैं। एक सोशल मीडिया एडिक्शन टाइप का हो गया ये आदमी लोग को, यहाँ पे अभी यंगस्टर्स को बेसिकली। तो ये 5 मिनट भी फ़ोन से दूर रहते हैं तो इन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। तो ये चीज़, एक सोशल मीडिया ने एक पॉजिटिव चीज़ भी दिया है और नेगेटिव चीज़ भी दिया है। तो अगर हम एज अ यंगस्टर, एज अ इंडिविजुअल, अगर नेगेटिव चीज़ को सेग्रीगेट कर लेते हैं और पॉजिटिव चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हमें पता है कि इंडिया एक कंट्री था जहाँ वी वर द लार्जेस्ट अनकनेक्टेड कंट्री टू द लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री अभी हो गए हैं हम। लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स हमारे कंट्री में ही है। क्योंकि इंटरनेट सस्ता है इंडिया में। जी बिल्कुल, वो भी एक रीज़न है, इंटरनेट सस्ता है और बहुत सारे इंटरनेट यूज़र जैसे जुड़े हैं, एक रीच ज़्यादा क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया के द्वारा। और बहुत अभी आप देख सकते हैं हर आदमी के पास एक फ़ोन रहता है, मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन रहता ही है, और वो रील देख ही रहा होता है। तो रील एक ऐसा चीज़ बन गया है, एक बार आप देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। देखते रह जाते तो हैं। ये सब चीज़ को हमें थोड़ा अवॉइड करना होगा और जितना बेनिफिट्स है उससे बेनिफिट रहने देना होगा और उससे लाभ उठाना होगा। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता होगा फेक फ्रेंड्स के बारे में, कि आपके लाइफ में भी कुछ रहे होंगे जिन्होंने आपको लाइक उस हिसाब का एक दर्जा नहीं दिया जिस हिसाब का दर्जा एक फ्रेंड को देना चाहिए। तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। जी, फेक फ्रेंड्स तो मैं नहीं कहूँगा, सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं आज तक लाइफ में। बट मैं ये कहूँगा कि ऐसे भी लोग रहे हैं लाइफ में जो एक टाइम के बाद मेरे साथ नहीं रहे। बट ये ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो या कुछ मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया हो। एवरी पर्सन हैज़ अ रोल टू प्ले इन योर लाइफ एंड कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाते हैं। तो ये लेसन रहा है मेरे साथ, बहुत सारे मिले हैं मेरे को ऐसे दोस्त सब जो मेरे को एक अच्छा लेसन सिखा के गए हैं, जो कि आने वाले कल में अगर मेरे को ऐसे कोई इंसान मिलते हैं तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही, होता ना, उनके साथ आप थोड़ा सतर्क इंटरेक्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल।
और सिलीगुड़ी के वेदर बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, लाइक कभी गर्मी कभी बारिश। तो लाइक आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, ये एक एनवायरमेंटल फिनोमिनन हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये हीट वेव बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पोल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इन्हीं के कारण हो रहा है। एक जो हम कहते हैं हम लोग ग्लोबल Global वार्मिंग warming। जो कहते हैं, वो एक फेनोमिनम हुआ होते जा रहा है, जिसके के कारण हमारे जो ओजोन लेयर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। और अभी एक नया इफेक्ट जो एल नीनो इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, वो इफेक्ट भी फॉर्म हो रहा है इंडिया में, जिसके अच्छा, वो कारण। इफेक्ट के बारे में थोड़ा आप जी, एलेबोरेट करना चाहेंगे? एल नीनो इफेक्ट क्या है कि ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम है लिटिल बॉय, बट नाम से मत जाइएगा, लिटिल बॉय नाम से मत जाइएगा। ये क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो रहते हैं, जब वहाँ के जो पानी जो ओशन है वो जब गर्म हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन अपॉन द सीवियरिटी ऑफ हाउ वार्म दैट वाटर इज, ये इंडिया या हो गया या हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गया, वहाँ ड्राउट से लेकर हैवी रेन कॉज करते हैं। और अभी हम सिलीगुड़ी में हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद हम हैवी रेनफॉल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी। आपका सजेशन क्या है, लाइक इसमें हम लोग बच कैसे सकते? सजेशन यही है कि आप एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा कंसर्न रहें। आप ज़्यादा हीट रहेगा तो आप ज़्यादा पानी वानी पिए, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, और आपके दोस्तों डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट। हाइड्रेटेड रहे, जी। सॉरी, हाइड्रेटेड रहे। वो हो जाता है कभी कभी गलती। आप हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा पानी पिए, अपने दोस्त या अपने आसपास के लोगों को भी सजेशन दें कि हमें कूड़ा कूड़ा हो गया या पोल्यूशन, जितने भी फैक्टर्स है पोल्यूशन के, उससे थोड़ा अवॉइड होना चाहिए, और वही थोड़ा सतर्क रहे। लास्टली हम लोग हर एक वीडियो में ये अपना एक मोटिव रखते हैं व्यूअर्स को ये बताने का कि हम लोग के जो गेस्ट हैं जो आए हैं, वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे से छोटे जो यंगस्टर्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनके फ्यूचर के लिए? मेरा एडवाइस यंगस्टर्स को या मेरे एज के जितने भी लोग हैं उनके लिए यही रहेगा कि आप बी पॉजिटिव रहे, जो कर रहे हैं आप, चाहे आप कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं या कोई एजुकेशन फील्ड हो गया या डिफरेंट फील्ड, जो भी कोई भी फील्ड हो गया, आप उस पर कर रहे हैं, आप उस पर फोकस बनाए रखें, और कभी हार ना माने। आपको हार मानना ही नहीं है। फेलियर्स बहुत सारे आते हैं लाइफ में, बट उस फेलियर एक ऐसा चीज़ है, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उसी चीज़ से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, और कभी गिव अप नहीं करना है लाइफ में। वही वही बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया है आपने। मेन मोटिव हम लोग का ये पॉडकास्ट का ये नहीं था कि आप लोगों को बताएं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में खाली, इसके अलावा उनका जो मकसद है एनजीओ को लेके, उसके लिए हम लोग को आप लोग को जागरूक करना है। हम लोग एनजीओ का लिंक नीचे दे रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए चेकआउट कीजिए उस एनजीओ को, क्या क्या काम करते हैं वो लोग। और हो सके तो भले ही आप, अगर आप जुड़ सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी उस एनजीओ में। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका मकसद ही यही है कि एनजीओ को और ज़्यादा फैलाना है, सिलीगुड़ी में ही नहीं, जैसे कि आप बता रहे थे पूरे कि इंडिया सिलीगुड़ी में। में ही नहीं, और भी बहुत जगह फैलाना है उस एनजीओ के काम को। तो उस अवेयरनेस को हर जगह फैलाना एक अच्छी बात है। हम लोग जो हीट वेव वगैरह वगैरह जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब इन्हीं भूलों की वजह से हमारी जो है हो रही है। जितना हो सके हम लोग उस चीज़ को अगर अवॉइड करेंगे, उस चीज़ को होने से रोकेंगे, तभी हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सिलीगुड़ी हीरोज़ के एपिसोड 2 में। आगे हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे चीफ गेस्ट को लाएंगे, जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके मोटिव्स के बारे में जानेंगे और आप लोग तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आसपास को साफ रखो भाई, और जय भारत, वंदे मातरम।